बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आपको न्यूज़ कैफ़े में खुश आमदीद कहता हूँ। और मैं हूँ ज़हरा रज़ा। मेरी तरफ से भी तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपनी सुबह का, अपने दिन का एक खूबसूरत सा आगाज़ भी कर चुके होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस वक्त हम अपनी ज़िंदगी में वो दौर गुजार रहे हैं जो शायद माजी में हम लोगों ने नहीं गुजारा है। कोरोना वायरस की वजह से हमारी ज़िंदगियां बेहद मुतासिर हुई और इसी तरह कोरोना वायरस ने हम सब लोगों को अपने अपने घरों पे रहने पे मजबूर कर दिया। अभी कोई 1-1.5 साल पहले जब हम सब वाकई घरों में मुकम्मल तौर पे बंद हो गए थे, उस वक्त एक बहस बड़ी आम थी, एक सवाल बड़ा आम था कि भाई ड्रामा बताओ, आजकल ड्रामा कौन सा है। मैं यूट्यूब पे आजकल पाकिस्तानी ड्रामास देख रहा हूँ और कौन सा रिकमेंडेड ड्रामा है। तो खैर पाकिस्तानी जो है वो जो हमारे ड्रामास हैं इनको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। सिर्फ पाकिस्तानी नहीं, पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ उर्दू बोली समझी जाती है वहाँ पे पाकिस्तानी ड्रामा पसंद किया जाता है, बल्कि बहुत सी जगहों पे तो हमारा ड्रामा डब होके भी चलता है। और पाकिस्तान के साथ साथ हमारे ड्रामे को जो मकबूलियत हासिल है वो टीवी ड्रामा को वो भारत में भी उतनी ही बड़ी तादाद में लोग उसे पसंद भी करते हैं। अच्छा, आज हम अपने प्रोग्राम में पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री के हवाले से बात करने वाले हैं कि क्या पाकिस्तानी ड्रामास आज भी उतने ही मकबूल हैं जितने हमारे ड्रामास पहले मकबूल हुआ करते थे। क्या हमारे पाकिस्तान जो ड्रामास हैं वो मुआशरे के सही अकास हैं, सही मानों में मुआशरे में जो इश्यूज़ होते हैं उनकी नुमाइंदगी करते हैं, या मतलब इससे किस तरबियती तौर पे मुआशरे में कितना किरदार अदा किया जा सकता है, इस हवाले से आज अपने प्रोग्राम में हम बात करेंगे। बिल्कुल, और इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ एक बहुत ही अहम शख्सियत मौजूद है जिनका ताल्लुक़ ड्रामा इंडस्ट्री बेसिकली मीडिया इंडस्ट्री से है। हमारे साथ मौजूद हैं मोहसिन रिजवी साहब जो कि डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, आपको वेलकम करते हैं शो में। ज़हरा, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम जी। फ़हीम साहब, हाउ आर यू? आई एम गुड सर, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक। गुड टू सी यू सर। अच्छा लगा, थैंक यू। सर, पाकिस्तानी ड्रामों की जैसे हम बात कर रहे हैं और इसमें तो कोई शक नहीं है कि पाकिस्तानी ड्रामों का जो फेम है वो पूरी दुनिया में है। अमेरिका में भी देखे जाते हैं, बाहर के ममालिक भारत में भी देखे जाते हैं। तो सर, वैसे आजकल के ड्रामास की बात करें तो जो पहले के ड्रामास होते थे तो एक वक्त था कि इतना फेम होता था कि लोग इंतज़ार करते थे बाकायदा उस टाइम का, और सड़कें बिल्कुल सुनसान हो जाया करती थी और जो मकबूल ड्रामे हैं उनको देखने के लिए। आप क्या समझते हैं, आज के ड्रामों में और पहले के ड्रामों में क्या कोई फ़र्क आया है या अभी भी हम उसी पेस से चल रहे हैं? देखिए, मैं समझता हूँ पाकिस्तान की जो पहचान बनी है ना, टेलीविज़न की जो पहचान बनाई है पूरी दुनिया में। मैं जब भी जहाँ भी मैंने ट्रैवल किया, इंडिया भी और यूनाइटेड स्टेट्स भी और जहाँ भी, हमारी पहचान बल्कि हमारी पहचान हमारे ड्रामों से हुई है, हमारे टेलीविज़न ड्रामों से हुई है। हमारे जो बड़े बड़े प्लेस थे ना, जो पाकिस्तान टेलीविज़न के समझ लें या NTM के उसके बाद बड़े बड़े अनकही देख लें आप, ये वारिस देख लें आप, खुदा की बस्ती देख लें आप, ये इन्होंने हमारी पहचान बनाई, हमारे आर्टिस्टों को पूरी दुनिया में मुतारिफ़ कराया है, हमारे पूरे पाकिस्तान को एक शनाख्त दिया। हमारा आर्टिस्ट आज भी जो कहीं जाता है तो वो पहचाना जाता है। एग्जैक्टली। ये एक अच्छा वो जो एक दौर आप तो खैर बच्ची नहीं होंगी, पैदा ही नहीं होंगी, एक सुनहरी दौर। हाँ, वो जो सुनहरी दौर के जब 8 बजे से 9 बजे तक सड़कें वीरान हो जाती, सुनसान हो जाती थी, कोई नहीं। इसलिए मुझे अच्छी तरह याद है जिस दिन खुदा की बस्ती की आखिरी किस्त नशर हो रही थी और हमें याद है एक बंदा रोड पे नहीं था, एक बंदा रोड पे, क्योंकि देखिए टेलीविज़न उस ज़माने में अगर वो देखा जाए तो एंटरटेनमेंट का एक ही जरिया था आपके पास, जो वही वाली बात आपने नहीं देखा, जो 5 बजे शुरू होता था, शाम को 5 बजे, 4:30 बजे से बच्चे बैठना शुरू हो जाते थे टीवी के आगे। 5 बजे म्यूज़िक ऑन होता था, अल्लाह के नाम से बसीरत से आगाज़ होता था, बसीरत का तो और प्रोग्राम चलते थे। अच्छा, मतलब 24 आवर्स नहीं होते थे? नो वे 5 बजे टेलीविज़न स्टार्ट होता था, 12 बजे ख़त्म हो जाता था, बाद 11 बजे ख़त्म हो जाता था और आखिरी प्रोग्राम चलता था और झंडा लहराता था, तराना आता था और प्रोग्राम ख़त्म। फिर आप अगले दिन इंतज़ार कीजिए। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं एक दफ़ा लाहौर गया हुआ था, तो मेरा कज़न है मुश्ताक, उसने मुझसे डे में कहा
हम उस ज़माने में टीवी से इतना नावाकिफ़ थे, ये 70s की बात कर रहा हूँ। उस समय मुझे डे टाइम में कहा 11 बजे ओए टीवी देखने चल रहा है। उनके घर में टीवी नहीं था, टीवी पड़ोस में था, तो कहते टीवी देखने चल रहा है। मैंने कहा अरे 11 बजे टीवी कहाँ से आएगा? उसने कहा नहीं ये एक मैच आता है, एक मैच आ रहा है, वो नशरियाती राब्ते में ले रहे हैं उसको। अच्छा। मुझे बड़े हैरान कि डे टाइम में टीवी चल रहा है। अच्छा, वो हमारे लिए कितना नया था सब कुछ, हमारी आवाम के लिए, मगर आज देखिए हम किस जगह पे स्टैंड करते हैं। सर एक वक्फा है, वक्फे के बाद वापस आते हैं तो हम चाहेंगे जरा पुराने दौर की सैर में आप करवाते रहें। एक छोटे से वक्फे के बाद आपसे दोबारा मुलाकात होती है, कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुश आमदीद कहते हैं हम न्यूज़ कैफ़े में। मैं हूं फ़हीम अब्बास और ज़ारा रज़ा हमारे साथ हैं, और आज हमारे साथ जो मेहमान शख्सियत मौजूद हैं वो हैं मोहसिन रिजवी साहब। अब 1988 से माशाल्लाह डायरेक्टर और प्रोड्यूसर की हैसियत से ड्रामा इंडस्ट्री के साथ मुंसलिक हैं। और मोहसिन रिजवी साहब, वक्फे से पहले आप बड़ी खूबसूरत बात कर रहे थे कि एक दौर था कि जब सड़कों पे लोग नज़र नहीं आते थे आपको, क्यों? क्योंकि पाकिस्तानी ड्रामा चल रहा होता था। तो उस वक्त वाकई आप सही निशानदेही की कि एक ख़ास वक्त था, 5-6 बजे ड्रामा शुरू, 4 बजे शुरू होना, 5 बजे और रात 12 बजे कौमी तराने के साथ ख़त्म। शेड्यूल बने हुए थे, पता होता था कि 9 बजे जब टीवी जो है वो अब्बा जी के लिए वो खबरनामा चलना है, सुबह सुबह बच्चों के लिए है, ख़वातीन के लिए, और बड़ा एक घर के मेंबर की तरह होता था। क्या आपको लगता है कि आज टीवी वो घर के हर फर्द के लिए है? क्योंकि हमारे ड्रामे जो हैं वो मुझे ज़ाती तौर पे ऐसा लगता है कि सिर्फ ख़वातीन के ही देखने वाले ड्रामा हैं। देखिए फ़हीम साहब, बात ये आ गई है कि देखिए एक वो दौर था जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, 5 बजे शाम से लेके 12 बजे तक का टाइम जो था, जिसमें तमाम एंटरटेनमेंट मौजूद थी। सॉफ्टवेयर तमाम मुझे बच्चों के लिए कि ये उनके गानों का प्रोग्राम, सारे दोस्त हमारे, हम उनको बच्चों के कार्टून, बच्चों की कहानियाँ, नई पुरानी एक कहानी, वो उसके बाद से ग्रेजुअली चलता था। फिर औरतों के, ख़वातीन के प्रोग्राम, 8 बजे ड्रामा टाइम, 8 से 9 बजे न्यूज़। पूरी ज़रा आपको हैरानी होगी, पूरे दिन में एक न्यूज़ चलती थी। अब तो ये आप लोगों के पास माशाल्लाह 9 से 9:20, 9 साढ़े 9 बजे तक खत्म, एक न्यूज़ चलती थी। और हमारे फादर कहते थे, पापा कहते थे कि 9 बजे खबरें आएंगी। मेरे पापा हमारे पढ़ाते थे हमें, और वो बेचारे 7 बजे से लेकर पढ़ाते। हमें आज़ादी जब मिलती थी वो खबरें शुरू होती थी। वो कहते थे मुझे 9 से 9:30 खबरें देखूंगा। वो 9 से 9:30 खबरें देखते और बाकायदगी से खबरें। अच्छा, इतना मैं कहता हूँ स्टिफ माहौल होता था खबरनामे का कि बिल्कुल सीधी बैठ के वो खबर पढ़ती थी, और बिल्कुल हिल भी नहीं सकती थी, आँख भी नहीं हिला सकती थी, सर भी नहीं हिला सकती थी, बिल्कुल सामने वो। अच्छा, फिर ड्रामा हमारा एक ड्रामा ही फिक्शन नहीं, हमारे अगर आप ये 50-50 देख लेते, कॉमेडी देख लेते थे, चीज़ें देखते थे लोगों को के लिए। जबकि फ़हीम आपको पता, अब माशाल्लाह ये आप जो बैठे हैं लाखों रुपए के सेट्स के ऊपर बैठे हुए हैं, शो कर रहे हैं अपना, उस ज़माने में ऐसा नहीं होता था। ऐसी टेक्नोलॉजी भी नहीं थी। लेकिन सर, जो कंटेंट की अगर बात करें तो वो कंटेंट इतना बेहतरीन होता था, और उसमें कहीं ना कहीं माशरे की जो वैल्यूज हैं, इस्लाह का एक पहलू होता था। ये जो तो सर आपको जी सर, मेरा सवाल ये कि अभी जो ड्रामाज बन रहे हैं, आपको लगता है कि वो माशरे की इस्लाह कर रहे हैं, या जो हमारा कल्चर है, हमारा रियल कल्चर को जो है वो दिखा रहे हैं? क्योंकि औरत की अगर हम एक एग्जाम्पल लें, हमारे ड्रामों में औरतों को इसका मजलूम दिखाया जाता है, इस कदर बेआसरा और लाचार दिखाया जाता है कि एक मजलूम औरत है, उसी के गिर्द कहानी घूम रही है। और फिर मतलब कि ऐसा नहीं हो सकता कि औरत को एक एम्पावर या एक स्ट्रॉन्ग वुमेन दिखाएं, ताकि लोग जो ख़वातीन हैं, वो बहुत सारी ऐसी ख़वातीन हैं जो इस किस्म के हालात से गुजर रही हैं, तो उनके लिए एक एग्जाम्पल हो, वो हिम्मत करें। इस तरह के ड्रामा से तो उनकी हिम्मत और पस होती चली जाएगी। देखिए, मैं समझता हूँ ज़रा, वो जो दौर था ना, वो जो हम जिस दौर की बात कर रहे हैं, उसमें हमारी फातिमा सुरैया बजिया हुआ करती थी जी, जो इवन कभी उन्होंने आंटी भी नहीं कहने दी आप ड्रामे में। फूफी अम्मा, खाला, चच्ची हुजूर, बुआ जी, अक्का बुआ, ये हमारा ट्रेडिशन था, जो हमारा फैमिली माहौल है, उसके नाम थे कि जी वो खाला हुजूर, फूफी अम्मा, चाची साहिबा से पूछ लो, चाचा भी आने वाले होंगे, दादाजी, ये हमारा साथ था। इवन आंटी भी नहीं।
कि उस वक्त हमारे एक कहते हैं ना कि ख़ानदान को, फैमिली को, नॉर्म्स को हमारी एक लेके चलते थे कि किस तरह हमारा माशरा के क्योंकि दुनिया देखेगी तो हमारा माशरा इस तरह होना चाहिए, कल्चर नजर आएगा, कभी कोई गलत चीज़ नहीं आने दी। अच्छा, औरत को एम्पावरमेंट दिखाई तो आपने अगर अनकही याद हो आपको, या तन्हाइयाँ याद हो, या शहज़ोरी याद हो, या ये वो ड्रामे थे जिसमें औरत को पावरफुल दिखा। शहज़ोरी में नीलोफर अब्बासी साहबा को एक बड़ी पावरफुल औरत दिखाया। अनकही में शहनाज शेख को एक बहुत लड़की, बहुत पावरफुल करने वाली और कॉलेज की एक लड़की हो, बड़ा दिखाया था। मरीना खान को एक बड़ा उससे लेके चले थे कि एक इनके अंदर एक पावर है। औरत अगर इसी तरह लड़का, अगर इसी तरह हमारे बुजुर्ग है, उनकी एक शख्सियत। अच्छा ही सर, हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे माजरत के साथ। फिर एक ब्रेक का वक्त हो गया है जो कि लेना जरूरी है, आज के तो कहीं मत जाइएगा। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक। एक ब्रेक के बाद आपको फिर से न्यूज़ कैफ़े में खुशामदीद करते हैं। मैं हूं ज़हरा रज़ा, फ़हीम अब्बास मेरे साथ मौजूद हैं और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं मोहसिन रिजवी साहब जो कि डायरेक्टर हैं और ड्रामा इंडस्ट्री के हवाले से आज हम इनसे बात करें। सर, बीइंग अ डायरेक्टर, अगर मैं आपसे पूछूं कि आजकल के जो मौज़ूआत होते हैं, हसास मौज़ूआत, उन पर बात करना या उन पर ड्रामाज बनाना आपको लगता है ठीक है? जैसे कि ब्रदर इन लॉ है, बहनोई है, उसके साथ अफेयर दिखा रहे हैं, बहन सगी बहन का, उसके बाद देवर के साथ दिखा रहे हैं, या फिर ससुर अपनी बहू में इंटरेस्टेड है। इस तरह के ड्रामाज बनाना क्या हमारे कल्चर, हमारी वैल्यूज़ की अक्कासी कर रहा है या ये गलत इंप्रेशन डाल रहा है हमारी यंग जनरेशन पे? ज़हरा देखें, जितना अर्सा भी मैंने काम किया, लाइक 33 इयर्स की मैं बात कर रहा हूँ, 33 इयर्स से मैंने काम किया जिस ड्रामे। मेरा पोर्टफोलियो अगर आप देख लें, यूट्यूब पे सिर्फ देख लीजिए, आपको कोई चीज़ ऐसी नहीं मिलेगी, मेरी नहीं मिलेगी। ये मेरे दौर के तमाम लोगों के, आप ज़हीर खान साहब देख लें, हैदर इमाम रिजवी साहब देख लें, मोहसिन अली साहब देख लें, कोई भी देख लें, बड़े बड़े नाम, क्रेडिट के ऊपर आपको ऐसी चीज़ नहीं मिलेगी, कोई कंट्रोवर्शियल इशू नहीं मिलेगा कि आप जैसे बिल्कुल रियली कि अब मुझे शौक लगता है, बिल्कुल देख के शौक लगता है कि जब यहाँ मैं देखता हूँ कि जी एक ड्रामा देखा, ससुर जो थे वो बहू के ऊपर लट्टू थे, वो मौका ढूंढते रहते थे बहू कहीं अकेले मिल जाए उनको, या एक खातून थी वो अपने बहनोई के ऊपर फिदा थी और वो उन पर डेटे मारती फिरती थी उनके साथ। सुतेला बाप जो है वो बच्ची के साथ जाती, सुतेला बाप, ये चीज़ें पता है, ये बड़ा लोग, आई डोंट नो व्हाट फ़हीम साहब के टीआरपी है या क्या है, या लोगों को पसंद आ रहा है या मुझे नहीं पता, क्योंकि ये तो अब तो वो वाला ट्रेंड है ना कि टीआरपी और लोग अगर देख रहे हैं और रेटिंग आ गई है, हाँ वो 13 जा रही है तो लोग देखना शुरू कर देते हैं। तो जैसे मैं अभी एक ड्रामा देखता था, उसके अंदर वो बड़ा मशहूर था कि वो खातून जो थी वो किसी हस्बैंड के दोस्त के साथ फरार हो गई थी, भाग गई थी और वो उनके साथ रह रही थी और वो सब कुछ चल रहा था। बट उसमें एक शॉट में वो सिगरेट पी रहा था तो लिख रहा था खबरदार सिगरेट नोशी जो है ये तो ये उस पर आप जोर दें। तो ये चीज़ें कि दोस्त के साथ चली गई, रह रही हैं उनके साथ, या ये चीज़ें पता है हमारे कल्चर को बाहर जो देखते हैं वो फिर हमारा बड़ा गलत इम्पैक्ट। आई डोंट नो व्हाई, मुझे नहीं पता कि जाहिर वो लोग जो बना रहे हैं सीनियर्स हैं या जो कर रहे हैं चैनल्स हैं माशाल्लाह जो इतना, आई डोंट नो व्हाई, बट हमारी वैल्यूज़ के ऊपर बड़ा ठीक है, यानी कि मुआशरे की अक्कासी नहीं करते। नहीं सर अभी कुछ दिन पहले एक मतलब बात हो रही थी और ड्रामा से ही रिलेटेड लोग थे, तो उनकी शिकायत ये थी कि हर चैनल पे एक ही कहानी के ड्रामाज आ रहे हैं। मतलब कास्ट और है, कहानी तकरीबन वही, पूरा स्ट्रक्चर कहानी का वही है। दूसरी बात, एक और जो शिकायत जो एक आम जो ड्रामा बीन है उसको है, वो ये है कि जो किसी भी ड्रामे का जो मरकजी ख्याल है आज के दौर में, मतलब ज़्यादातर वो सिर्फ इसी चीज़ के गिर्द घूमता है कि मर्द दूसरी औरत को घर ले आएगा। ठीक है, अब वो उसके ऊपर मर्द पे शक करना या कुछ भी करना, तो सिर्फ इस वजह से कहीं दूसरी औरत ना आ जाए। क्या हमारे यहाँ सिर्फ यही मसाइल है सोसाइटी का, या हम सिर्फ इसी पहलू में अपनी सोसाइटी को जो है वो एजुकेट करना चाह रहे हैं इस इतने बड़े मीडियम के जरिए? फ़हीम साहब देखें, आप टेलीविजन इंडस्ट्री से माशाल्लाह वाबस्ता हैं इतने सालों से, आप देखें
होता ये कि अगर एक ड्रामा चला, उसके अंदर एक औरत रो रही है, उसका मियाँ उस पर जुल्म कर रहा है, वो औरत रो रही है और कुछ नहीं कर पाती, तो ख्वातीन की उसके साथ सिंपैथी उसके साथ हो गई और वो रोने लगे और वो टॉक ऑफ द टाउन बन गया। मुझे यार देखा वो तो औरत को कैसा मारा है, उसको औरत को भाग जाना चाहिए तो उसके, और औरतों की एक वो चली आई भेड़ चाल चाल। आप उन्होंने कहा यार ये तो बड़ा हिट हो रहा है यार, ऐसे ही ड्रामा बनाए, दूसरा वो भी हिट हो जाएगा, तीसरा वो भी हिट हो जाएगा, चौथा वो भी हिट हो जाएगा। तो लोगों ने आपस में फिर एक चल सोचल शुरू हो जाता है कि यार वो फिर वो किसी नए मौजू पे, मुझे पता है कितनी दफ़ा ऐसा होता है हमारे पास स्क्रिप्ट आता है, कितनी दफ़ा ऐसा होता है कि एक आइडिया आता है, यार क्या ब्रिलियंट आइडिया है, क्या बात है ये, मगर नहीं सर अब चैनल पे जाते हैं कहते हैं नहीं चलेगा, इस जैसा ड्रामा चलेगा नहीं। अच्छा एक ज़माना ट्रेंड एक नया आ गया था, एक यार 5 लड़कियां डाल दो और 1 लड़का डाल दो, और वो किसी मोहल्ले की लड़कियां या घर की वो गांव की फलानी मलकाएं और फलानी शहजादियां, वो 5 लड़कियां डाल दी आपने और 1 लड़का, बस वो 5 लड़कियां खूबसूरत होनी चाहिए। अब वो चाहे नाचें कूदें, कुएं पे जाएं, गांव में फिरें, वो कहीं भी उनके ऊपर ड्रामा चाहे, वो आपके बाप बना हुआ है। लड़कियां टॉप होनी चाहिए, हिट होनी चाहिए, खूबसूरत होनी चाहिए। वो तो ये हमारे यहाँ देख रहे हैं अब मसला अब पैसों का आ गया है, पहले ऐसा नहीं था। देखिए वो दौर जो थे उस जमाने में ये पैसा कि ये चीज़ें कि नहीं थी कि यार इतना नहीं होता था। एक तमीज़ का ड्रामा बनता था, छोटा सा सेट होता था, बाद को सेट्स नहीं भी होते थे, फ्लोर खाली पड़ा होता था उसके अंदर। अगर आप ड्रामा की बात 50-50 की बात करें या टाल मटोल की बात करें या सजगप की बात करें, नहीं होते थे सेट, नो सेट। ये जो नजर आ रहा है ना, ऐसा होता था आपके पीछे कि कुछ भी नहीं, ब्लैंक। और वो मगर वो कंटेंट होता था, वो उसके बात बावजूद वो एक्टिंग और कंटेंट साहब जब बोल रहे हैं या वो बात कर रहे हैं या वो अक्सर ऐसा होता था कि एक अकेला कैरेक्टर बैठा हुआ है, अकेला, और आगे वो डिपिक्ट कर रहे हैं कि ये क्लास है। ए बच्चे क्या हो गया, कान में तो क्या हो, पेंसिल खुजली हो रही है तो बेटा अपने कान में खुजाओ ना, टीपू के कान में क्यों खुजा रहे हो। मतलब वो बोल रहे सिर्फ ये बता रहे हैं कि ये क्लास बैठी है वे कुछ नहीं, उनके अकेला आदमी लेके चल रहा है। कितने लोग ऐसे बड़े बड़े कैरेक्टर्स, मतलब जमशेद अंसारी साहब देख लें, इस्माइल दारा साहब देख लें, वो अकेले लेके चल देते, वो ठका ठक वो पूरा। तो या तो अब मसला ये है कि जब तक करोड़ रुपए का सेट ना लगे हुए हों आपके पास, हैवी और लाइटिंग बेस्ड, तो ड्रामा खत्म ही हो गया तकरीबन। आप देखें अब तो पाकिस्तान टेलीविजन के वहाँ पे सेट हुआ करते थे, वहाँ प्रोडक्शन हो नहीं रही है। आप देखें कि सारे लाइव लोकेशंस पे आ चुके हैं। जी वो उस जमाने देखें टेलीविजन पीटीवी अगर देखें मोहसिन मिर्जा का सेट डिजाइन एक डिपार्टमेंट होता था, डिपार्टमेंट इतना बड़ा, जितना बड़ा ये आपके आखिर तक फ्लोर जा रहे हैं ना पूरा, अगर इतना बड़ा डिपार्टमेंट सिर्फ सेट का होता था कि जी महल है तो है, तो उनके बाद चीजें हैं, तो अब तो उनको जो चीज चाहिए आप गए, आपने लोकेशन ली, अब आप महल के ले लेंगे, ओरिजिनल लोकेशन मिल जाएगी, और आप इजीली जो है वो रिकॉर्ड कर सकते हैं, ओरिजिनल लोकेशन मिल जाएगी। अच्छा सर, जैसे पहले एक चैनल होता था और अब की अगर दौर की बात की जाए तो बहुत सारे चैनल्स आ गए। अब पहले अपने आप को मनवाना एक्टिंग में एक बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि एक लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ एक चैनल के साथ आप अगर फेमस हो जाते हैं तो बहुत बड़ी बात है। सर आपको लगता है कि आजकल बस जिसका भी दिल चाहता है वो एक्टिंग में चला आता है, या आपको लगता है कि नहीं वो डिज़र्विंग है? क्योंकि ना हम सीखते हैं, ना हम हमारे कोई जैसे एक्टिंग स्कूल्स होते हैं ना हम उसमें जाते हैं, बस लोगों का क्राइटेरिया ये है कि अच्छा दिखना और आप एक्टिंग कर सकते हैं। देखिए अब अच्छी शक्ल सूरत को एक दे दिया गया, खूबसूरत लड़की है, ठीक है जी, बहुत सी लड़कियां ऐसी हैं जो खूबसूरत हैं एक्टिंग। मैं कहता हूँ नीलोफर अब्बासी ये खूबसूरत, अगर मतलब इस तरह के लोगों को देखा जाए तो वो एक अलग एक होता है, बट उनके अंदर एक उनके फन में जान थी, वो अपने फन से जो बोलते थे जान थी, जो लोगों की पावर थी, उनके फेस एक्सप्रेशन थे, वो कितने लोग ऐसे थे। बात ये हुई है, देखिए बात ये है कि ड्रामा उस वक्त बनता था, एक ड्रामा बनता था, ठीक है, और हिट हो जाता था। आज भी लोगों को 40 साल 50 साल पुराना ड्रामे का नाम आज भी याद है, क्योंकि लोगों को देखा हुआ, उसका कैरेक्टर, उनके डायलॉग्स, उनकी तमाम चीज़ें उनको याद हैं। अब नहीं याद, क्यों? कि अब क्लटर बहुत है, क्लटर आ गया कि 200 ड्रामा चल रहा है और 200 चैनल चल रहा है। और आप देखिए, मुझे पता, मेरे घर में हम 3 मेंबर रहते हैं अब माशाल्लाह, मैं, मेरी वाइफ और मेरी बेटी, और हमारे घर में 3 टीवी हैं।
इसलिए कि मेरी बीवी कुछ अपना देखती है, मेरी बेटी अपना कुछ देखती है, मैं अपना कुछ देखता हूँ, ठीक है। ये और उस पे भी हटके अब ये आ गया है, अब ये आ गया। अब हम तो टीवी सुतेला सा लगता है। टीवी सुतेला अब लगता तो सब है। मोबाइल वो पे। ड्रामा के अक्सर मैं भाग के आता था कि यार वो 8:30 बजे ये आना है, मुझे टीवी पे देखना है। अब मुझे परवाह ही नहीं है। मुझे भी पिछले दिनों एक ड्रामा बहुत पसंद आया, तो मैंने कभी वो टीवी पे नहीं देखा अपने, मैं इस पे देखता था। आजकल सर सब मोबाइल पे देखते हैं। अच्छा सर, एक और सवाल कि आजकल आपको लगता है कि आजकल के जो ड्रामाज हैं वो माशरे में बेहयाई फैला रहे हैं, आपको लगता है ऐसा सर? देखिए ये हो रहा है ना, मैं आपसे अभी बात की, तो आप क्या समझते हैं, कोई लिमिट होनी चाहिए? क्योंकि इमरान साहब, वज़ीर आज़म साहब ने भी ये कहा कि जो हमारा ख़ास तौर पे ड्रामाज है वो इस तरफ जा रहे हैं, खास और सोशल मीडिया का भी उन्होंने जिक्र किया था इस हवाले से। जी देखिए अभी बल्कि मैं कुछ बातें मुझे खान साहब की बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी माशाल्लाह, कि एक कमर्शियल चला जो बहुत ही क्रॉस कर गया था, लिमिट्स क्रॉस कर गया था। चलते ही अगले दिन उन्होंने कहा कि जी पीएम साहब ने पेमरा को कहा कि बंद कर दो इसको, नहीं चलाओ, ये हमारे डांस वाला जो कमर्शियल था। पेमरा का वजूद, उसका होना, उसके ऊपर सवालिया निशान है ना फिर के ये पीएम को जो है ना वो नजर आई, पेमरा को नजर नहीं आई। मगर खैर सर, हम ड्रामा इंडस्ट्री के हवाले से हमने आज काफी तनकीदी गुफ्तगू की है मौजूदा दौर के हवाले से, जिसका मतलब सिर्फ और सिर्फ ये है कि हमें इसको हम चाहते हैं कि ये बेहतर हो, इस्लाह हो। अब एक इतना बड़ा मीडियम है, इसका लोग फायदा उठा सकें और उसी तरह महसूस हो जिस तरह बरसों पहले हुआ करते थे। सर कुछ अच्छी चीजें भी हैं हमारे ड्रामा की, हम उनका भी जिक्र करते हैं। जैसे हमारे यहाँ तवील इकसात नहीं होती, एक ड्रामा जो है वो 25 से 24, 26, 30 एपिसोड तक खत्म हो ही जाता है, ठीक है। फिर हमारा जो बोलने का अंदाज है वो बड़ा नेचुरल, नॉर्मल होता है, ऐसा लगता है कि असल में गुफ्तगू हो रही है ना। शक्लें जो हैं वो बड़ी ऐसा नहीं होता कि अचानक शक्ल बदल गई या दूसरा जन्म हुआ और जनाब वो एक कैरेक्टर इन हो गया। मेकअप जो है वो भी बड़े थोड़े से रियलिस्टिक होते हैं। डायलॉग्स हमारे बड़े खूबसूरत होते हैं। आज भी किसी ना किसी एक ड्रामे का डायलॉग जो है वो सोशल मीडिया की जीनत बना होता है। तो इन मुस्बत जो पहलू हैं इन पर रोशनी डालिए। देखिए जी, सबसे बड़ी बात है ना कि जो मजाक उड़ता है कुछ चैनल्स का, दुनिया के बाहर के कुछ चैनल्स का, कि जी वो अगर कौन आ गया, फहीम आ गया, फहीम 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 वो पता नहीं क्या दिखाने की कोशिश की जा रही है। वो टाइम लेते हैं, वो अपना टाइम उनको पता है कि जी उनका 10 मिनट का काम करना है, 24 मिनट चलाना है उन्होंने। हमारा ऐसा नहीं है। हम देखिए, हम अपने सॉफ्टवेयर से हम अपना आपको ऊपर रखते हैं। हमारे जो हमारे डायलॉग होते हैं, अगर आप देखे जाएँ कि जी अमजद सामजद के या डॉक्टर के, ये हमारे जो हमारी ड्रामे के हम नहीं झूठ बोलते, हम नहीं करते कि एक अचानक उनका कैरेक्टर, मैं एक ड्रामा देखता था उनका कि जी वो एक लड़की थी, वो बेचारी घर की घरेलू सी औरत थी, कुछ नहीं, उसका मियाँ बंद हो जाता है तो वो कहती है अच्छा क्या वो वकील नहीं मिला, मैं वकील बन जाती हूँ। वो 3 दिन पढ़ती है, वो लॉयर बन जाती है, वो पेश हो जाती है। फिर एक दिन वो डॉक्टर भी बन जाती है, तो फिर वो हो जाती है। फिर एक दिन वो कूद जाती है, दरिया में कूद जाती है, मर जाती है, खत्म हो जाती है, फिर वापस आ जाती है, हो जाता है, खत्म हो गया कि जी वो मर गई, वो कैरेक्टर आ गया। कई दिन गुजर गए, एक दिन पता लगा वो आ गई, क्या हुआ था, नहीं मैं तो एक्चुअली वहाँ गई थी, तो वहाँ से आ गए, कुछ और आ गई, वो शुरू। ये रियलिटी से दूर है ये चीजें ना, हकीकत से दूर है। तो हमारे ड्रामास जो है वो बड़े बहुत रियल देखिए हम। अच्छा, अब ख़वातीन के हवाले से हमारा काम बहुत ज़्यादा हो रहा होता है, तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारे यहाँ जो है ख़वातीन का एक बाहिम्मत खातून का एक जो असल जो रुख है वो भी ड्रामा इंडस्ट्री में वो दिखाया जाए। हमारी ख़वातीन जो है हर वक्त रोती नहीं रहती हैं, हमारी ख़वातीन बहुत पावरफुल हैं, और वो गांव की हों या शहर की हों, जितनी बहादुरी के साथ वो काम कर रही हैं और महदूद वसाइल में रह के उनको सैल्यूट पेश करते हैं हम। थैंक यू सो मच, आप तशरीफ़ लाए। बहुत शुक्रिया। एक वक्फे का वक्त है, वक्फे के बाद वापस आएंगे तो हमारे साथ एक और मेहमान मौजूद होंगे और हम एक और मौजू पर बात कर रहे होंगे। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। जी वेलकम बैक। एक ब्रेक के बाद आपको फिर से न्यूज़ कैफ़े में खुशामदीद करते हैं। मैं हूं ज़हरा रज़ा और मेरे साथ मौजूद हैं फ़हीम अब्बास। अब प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम एक बहुत ही हसास और तकलीफ़देह मौजू के ऊपर बात करेंगे। मुल्क भर में बच्चों के साथ, जो कमसिन बच्चे हैं, उनके साथ ज़्यादती की केसेस में इजाफ़ा हुआ है। बड़े ही अफसोस के बाद
ये बात कहनी पड़ती है कि हम एक ऐसे माशरे में रहते हैं, हम एक दरिंदों के माशरे में रहते हैं, जहाँ हवस के पुजारी जो अफराद हैं उनका जब दिल चाहता है वो कमसिन बच्चों और नन्ही कलियों को मसल देते हैं। कल भी गुजरावाला और कसूर में 2 बच्चियों के कमसिन बच्चियों के साथ ज़्यादती के वाक़यात हुए हैं। फिर यही कहूँगी कि अफ़सोस के साथ इस मुल्क में कानून साजी तो है लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं होता। आज भी ज़ैनब अलर्ट बिल है, कसूर में इतना बड़ा वाक़या हुआ, उसके बाद हमें लगा था कि केसेस में कमी आएगी, लेकिन उसके बावजूद हर रोज़ हम कोई ना कोई ऐसी ख़बर सुनते हैं जब कोई मासूम बच्चा या बच्ची किसी भी आदमी की हवस का निशाना बनती है। और एक गैर सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 5 सालों में 22,000 बच्चों को ज़्यादती का निशाना बनाया गया है। तो हम इस हवाले से आज बात करेंगे कि ये आखिर कब ये सिलसिला रुकेगा। कि कानून साजी होती है, लॉज पास होते हैं, उन पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती और फिर इसी तरह ये सिलसिला चलता आ रहा है। तो इस हवाले से आज बात करेंगे। फ़हीम, मैं चाहूँगी कि आप जी थैंक यू। हमारे साथ आज इस हवाले से बात करने के लिए जो मेहमान शख्सियत स्टूडियो में मौजूद हैं वो ख़ुद एक एडवोकेट भी हैं और वो ज़रा इन सारे मामलात पे एक ख़ास अपना तजज़िया भी रखते हैं। हमारे साथ हैं जनाब अली रज़ा शाह साहब, आप माहिर क़ानून की हैसियत से हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सर। कैसे हैं अली रज़ा साहब? अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। हमारे साथ दूसरी एक मेहमान शख्सियत जो टेलीफोन के ज़रिए हमारे साथ आज की इस गुफ्तगू में शामिल होंगी वो हैं फहमीदा यूसुफ़ी साहिबा। आप एक सहाफ़ी हैं, आपको भी हम खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम फहमीदा साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हैं? ठीक हैं जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। उम्मीद है कि आप दोनों भी ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच। अच्छा अली रज़ा साहब, ये केसेस जो हैं जिस तरह अभी ज़हरा भी बता रही थी कि गुज़श्ता 5 सालों में इतने बड़े नंबर्स हैं कि ये सर पकड़ ले बंदा कि इनको हल कैसे करेंगे हम और ये क्यों बढ़ते जा रहे हैं। इसकी बुनियादी वजह आपको क्या नज़र आती है कि आखिर देखिए दुनिया भर में जराइम होते हैं और बड़े संगीन से संगीन जराइम भी होते हैं। वो हुकूमतें, वो मुआशरे उन जराइम को रोकने के लिए कोई ना कोई लाया अमल बनाते हैं, कोई काम करते हैं। पाकिस्तान में आपको क्या लगता है कि कहाँ पे ऐसा वो मतलब लूप होल है कि हम इनको ना वो कवानीन काम नहीं कर पा रहे हैं या हम इनको रोक नहीं पा रहे हैं ऐसे केसेस को? थैंक यू फॉर हैविंग मी। और आपका ये जो टॉपिक है ये बड़ा एक सेंसिटिव टॉपिक भी है और ये किसी एक फ़र्द वाहिद का मसला नहीं है जी। ये मसला आज कल कहीं और हो रहा है, कल कहीं और होगा। इस पर सिंसियरिटी से बैठकर हमारे पास जो ट्रेजरी बेंचेस हैं जी जी। और अपोजिशन है, क्योंकि ये देखें ना, ये किसी अपोजिशन जमात का या हुकूमती जमात का मामला नहीं है। ये पूरी कौम का मामला ये ऑन बोर्ड गवर्नमेंट अपोजिशन को भी ले और अपोजिशन भी अपना किरदार अदा कर कर उनको गवर्नमेंट को थोड़ा फैसिलिटेट करे ताकि इनके जो बिल्स आते हैं और उनमें जो रिफॉर्म्स लेकर गवर्नमेंट आना चाहती है या कानून साज असेंबलीज हैं उनमें अगर इसमें कोई भी ऐसे मामलात होते हैं तो इसमें कोई भी इसमें रुकावट ना बने और इसको आगे चल के पाया तकमील तक पहुंचाया जाए। ठीक है। अच्छा, जहां तक आप ये बता रहे हैं कि 5 साल से इस केसेस में इजाफा हो रहा है, लेकिन मैं ये समझता हूं कि ये कोई 2 साल 5 साल का मसला नहीं है। ये अरसा दराज से चलता आ रहा है और इसमें सबसे जो मैटर चीज़ करती है उसमें हमारे पास हमारे मुल्क में एजुकेशन का फुकदान। अच्छा। क्योंकि ये देखें एक माइंड सेट है, एक माइंडसेट है जहां पर जो है बिल्कुल ये हैं तो लोग कम तादाद में, लेकिन वो फिर कुछ ऐसे वाक़यात कर देते हैं जिसकी वजह से न सिर्फ आप या मैं, पूरी कौम जो है उस पर रोने पर मजबूर हो जाती है। एक कमसिन बच्चे होते हैं, जाहिर सी बात है कि वो तो अभी ना समझ हैं। इस पर हमारे पेरेंट्स को भी देखना पड़ेगा जो फिजिकल टीचिंग क्लासेस टीचर्स देते हैं। हम आएंगे, पता है तालीम की कमी के बारे में बताएं जो आप जिक्र करते वो मतलब एजुकेशन का फुकदान कैसे? देखिए, जहां पर हमारे पास इनका रेशो हमें मिलता है, जो भी ये एक्टिविटीज़ होती हैं
तो आप देखें कि देहात जो होते हैं, जहाँ पर सैटेलाइट का निज़ाम नहीं होता, जहाँ पर नेटवर्क्स अवेलेबल नहीं होते, जहाँ पर हमारे पास स्कूल्स तो नाम के होते हैं लेकिन स्कूल्स बंद पड़े होते हैं, वहाँ पर एजुकेशन तो मिलती नहीं है, और वहाँ पर छोटे जब बच्चे होते हैं तो उनको वहाँ पर उनके पेरेंट्स बचपन से ही जब उनकी तालीम लेने की उम्र होती है तो उनको किसी न किसी काम में लगा देते हैं, तो वहाँ पर माहौल का असर होता है। वहाँ पर माहौल क्या है, उसकी वजह से ये सारे मामलात होते हैं। अब इसमें यूनाइटेड नेशन का 1989 में एक इजलास हुआ जिसमें पाकिस्तान था। चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट के हवाले से 1990 में पाकिस्तान ने बाज़ाब्ता तौर पर उस पर दस्तखत किए। उसके बाद 2010 में जब 18th अमेंडमेंट आई तो सूबों को इसमें मजीद खुदमुख्तार किया गया ताकि वो इस पर कानून साजी करें और इम्प्लीमेंट करवा सकें इन केसेस में। तो फिर हमारे पास सूबाई गवर्नमेंट ने 2011 में सिंध चाइल्ड प्रोटेक्ट अथॉरिटी एक्ट 2011 के नाम से कानून बनाया, जिसके तहत स्टार्टिंग में जो सीपीयू बनी 3 थी, वो चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट जो कराची, हैदराबाद और सखर में काम कर रही थी। उसके बाद 2014-15 में आप आ जाएं तो सरकारी गैर सरकारी इदारों की मदद से, जिसमें वेलफेयर डिपार्टमेंट था, यूनिसेफ थी, एनजीओज थी, उनकी मदद से इन सीपीयूज में इजाफा किया गया केसेस को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि इसमें प्राइवेट इदारे, एनजीओ सब हेल्प कर रहे थे, वेलफेयर डिपार्टमेंट भी। उसके बाद इसमें चाइल्ड हेल्पलाइन के तौर पर 24/7 एक हेल्पलाइन है 1121, वो भी काम कर रही होती है, उससे भी रहनुमाई ली जा सकती है। उसके बाद जो इनका एक मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है MIS, वो पूरी रिकॉर्ड मेंटेन करता है और अपने डेटाबेस को मजीद वो अपग्रेड भी कर रहा है। उसके बाद 2018 पे सिंध गवर्नमेंट ने कोऑर्डिनेशन कमेटीज बनाई ताकि रोकथाम की जा सके इन वाकयात की। वो डिस्ट्रिक्ट वाइज कमेटीज थी, जो कोऑर्डिनेशन कमेटीज जिनका सरबरा स्टेक होल्डर्स को साथ लेते हुए डिप्टी कमिश्नर को बनाया गया। सर आप सही कह रहे हैं, यानी कि इससे वाज़ेह होता है कि हमारी हुकूमत कोशिशों में लगी हुई है, कोशिश है उसकी किसी ना किसी तरह, कोई भी हुकूमत हो, हुकूमतें हमारी कोशिश कर रही हैं कि किसी ना किसी तरह इन वाक़यात को कम किया जा सके। अच्छा, आपने एक जानिब जो है वो हमारी तवज्जो दिलाई कि तालीम का फुकदान, तालीम की कमी भी एक बहुत बड़ी रीज़न है। जितने भी लोग ज्यादती करने वाले पकड़े गए हैं वो अनपढ़ और वो जाहिल ज़्यादा वो रहे। इस हवाले से हम बात करेंगे। फहमीदा यूसुफी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। कुछ और पहलू भी इसी मौजूद से मुतल्लिक आज हम ज़ेर बहस लाएंगे। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। जी, एक ब्रेक के बाद आपको फिर से खुशामदीद करते हैं न्यूज़ कैफ़े में। आज हम बात कर रहे हैं बच्चों के साथ जो ज़्यादती के केसेस में जो बढ़ रहे हैं, उस हवाले से हम बात कर रहे हैं। अली रज़ा शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि माहिर कानून हैं। इसके अलावा फहमीदा यूसुफी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं टेलीफोन लाइन पर, जो कि एक जर्नलिस्ट हैं। फहमीदा साहिबा, आपकी तरफ आऊँगी। ये जो केसेस हैं रेप के, स्पेशली बच्चों के साथ, ये सिलसिला आखिर कब रुकेगा? क्या कहेंगी आप? कौन हैं ये लोग, कौन हैं ये दरिंदे जो मासूम बच्चों को इस तरह से रोन देते हैं? कल भी कसूर में एक मासूम कली को रोन दिया गया, वही कसूर, वही ज़ैनब, एक और ज़ैनब कल दरिंदगी का निशाना बन गई। आप क्या समझती हैं, क्या तालीम की कमी है, तरबियत की कमी है, या इन लोगों के कुछ माइंडसेट इस तरह के हैं जो इनको प्रोवोक करते हैं, या कि क्यों ये बेहयाई या बेरा रवी का जो शिकार हैं क्यों हैं? आप क्या कहेंगी? जी फहमीदा साहिबा। जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि समझ से ये बालातर है कि कसूर के बच्चों का आखिर कसूर क्या है। मुसलसल वहाँ से वाकयात जो हैं वो रिपोर्ट हो रहे हैं और उसके बावजूद जो है किसी किस्म का कोई जो है कहना चाहिए कि कोई नोटिस नहीं हो रहा है। और अब अगर जरा हम चलें सिंध की तरफ, और एडवोकेट साहब की मैं बात सुन रही थी चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी के हवाले से, तो मैं सिर्फ यहाँ पर एक जरा सी एक गुजारिश करना चाहूंगी कि चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी के पास जो है 20 करोड़ रुपए की ग्रांट होती है सालाना, और वो कहाँ वो ग्रांट खर्च हो रही है इसके बारे में मैं, आप, हम सब लाइल्म हैं।
दिन भर में किसी किस्म का चाइल्ड सेफ्टी सेल्स जो है वो मौजूद नहीं है। और जो है अगर हम इस पे नजर सिर्फ इतनी डाल लें कि पाकिस्तान में जो रेप केसेस हैं उसमें जो है वो जो सजा है वो डेथ पेनल्टी है, लेकिन कितने लोगों को जो है वो डेथ पेनल्टी की सजा होती है। अब अगर हम यहाँ पर चलें दूसरी जानिब के जो है हम बहुत आसानी से ये बात कह देते हैं कि जो लोग जो ये दरिंदे हैं उनका शायद जो है वो माइंड सेट होता है, शायद वो जहनी मरीज होते हैं, लेकिन ये मैं आपको बता दूं हैरानकुन तौर पर 90% उनमें से जहनी मरीज नहीं होते हैं और जो है वो उनका माइंड सेट जो है वो एक क्रिमिनल होता है और वो एक तरह के एहसास बर्तरी में मुब्तला होते हैं और वो अपनी इस एहसास बर्तरी को साबित करने के लिए इस किस्म के घिनौने और मकरू जो है कहना चाहिए कि क्या मैं इसके लिए लफ्ज भी मुझे तो समझ में नहीं आता है। साहिबा देखिए, फहमीदा साहिबा, अगर आप कह रही हैं कि ये जहनी तौर पे मरीज होते हैं, ठीक है, ओके, मानते हैं हम आपकी इस बात को, मगर एक जहनी मरीज किसी भी फर्द को खौफ तो हो सकता है ना, मतलब उसको एक खौफ, अगर कानून का एक खौफ हो, सजा का खौफ हो, उसे ये पता हो कि मैं मुझे इसकी सजा मिलेगी या मैं पकड़ा जाऊंगा, मैं पूरी सबके सामने जलील होऊंगा अपने एक, तो उस एक खौफ तो पैदा होता है। वाकयात कम हो सकते हैं बट वो खौफ भी क्यों नहीं पैदा हो रहा? बिल्कुल हो सकते हैं। मैंने कहा कि ये जो मरीज नहीं होते हैं ये एहसास बर्तरी में मुब्तला होते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि एक मासूम बच्चे के साथ ये कर रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, देखने वाला नहीं है, एक आध शोर मच जाएगा मीडिया में, मैं आपकी पुकार मचा लेंगे तो एक आध जो है वो केस हमारे सामने आ जाएगा। मसला प्रॉब्लम सारा यही है कि लॉ इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, प्रॉपर लॉ इम्प्लीमेंटेशन जब तक नहीं होगा जब तक ये केसेस नहीं रुकेंगे। दूसरी जानिब एक और बहुत बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो हमारे सामने है वो ये है कि बच्चों को जो है हम अपने बच्चों को जो है ये इस बारे में तरबियत नहीं दे रहे हैं, तो उनको इस बारे में आगाही नहीं दे रहे हैं। ये पेरेंट्स का काम है, पेरेंट्स इस बारे में बात नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि हमारे बच्चे की बदनामी होगी। अगर उनका बच्चा खुशकिस्मती से सर्वाइव कर जाता है तो वो उसके लिए जो है एक ताना बन जाता है। वो कहते हैं कि हम इस पे बात नहीं करेंगे, हमारी सिविल सोसाइटी इस पे बात करने के लिए रजामंद नहीं है। जब बात होती है कि जो है वो सिलेबस में इस तरह से शामिल कर दें तो बहुत सारे जो है हमारे सामने बैरियर्स आके खड़े हो जाते हैं और यही प्रॉब्लम जो है वो लॉ इम्प्लीमेंटेशन में हो रहा होता है कि जब लॉ की बात आती है कि आप जैसे कि ज़ैनब अलर्ट बिल है कि उसको हम नेशन वाइड किस तरह से जो है वो इम्प्लीमेंट करें, सूबों से हम किस तरह से बात करें, लाइक कौन से सूबे में कौन सा बिल जो है वो इम्प्लीमेंट होगा और किस तरह से होगा। क्योंकि देखिए ये मामला जो है वो एक इंडिविजुअल का नहीं है। आई एंडोर्स आप सबकी बात से कि जो है ये एक फर्द वाहिद का मसला नहीं है, ये हमारे माशरे का मसला है, ये हमारे मुस्तकबिल का मसला है, हमारे बच्चों का मामला है। और एक और चीज़ के जो भी रेप केसेस होते हैं खासतौर पे बच्चों के साथ, उसमें मेजॉरिटी वही होते हैं जो उनके करीबी लोग होते हैं, जो उनके अपने होते हैं। तो यहाँ ये वालिदैन की आप क्या समझती हैं कि कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपने बच्चों को किसी भी रिलेटिव, चाहे वो आपका सगा हो या सगा ना हो, फ्रेंड हो, कोई भी उसके पास ना छोड़े, बच्चों को इस बात की अवेयरनेस दें, उनको सेक्सुअल जो एजुकेशन है वो उनको बताएं कि गुड टच क्या होता है, बैड टच क्या होता है। इस हवाले से क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, देखें अपने बच्चों को हमें ये जो है वो समझाना है कि से नो टू स्ट्रेंजर्स एज वेल, से नो टू योर लव वन एज वेल। हमें ये बात उनको समझाना ही है। अपने बच्चों को खुदा के लिए किसी के पास भी किसी भी सूरत में मत छोड़ें। कोई भी आप ट्रस्ट अपने बच्चों के लिए नहीं कर सकते। मैं यहाँ पे आपको एक बात बताती हूँ। जब मरवा केस हुआ और उसको कवर करने के लिए जब मैं गई हूँ, मैं उन गलियों के बारे में आपको बताऊँ, वहाँ पर बच्चे जो हैं इतना सीरियस, इतनी एक मासूम बच्ची की इतनी भयानक जो है वो वाकया होने के बावजूद उन गलियों में जो है सुबह 8 बजे जो है मासूम बच्चे इसी तरह जो है वो दौड़ते भागते फिर रहे थे। लाइक किसी किस्म का कोई अवेयरनेस नहीं है, कोई जो है इस पे बात करने के लिए रजामंद नहीं होता जब तक कि हमारे सामने कोई ना कोई एक मासूम लाश कचरे पे पड़ी हुई हमें ना मिल जाए या जो है वो कहीं और स्पॉटेड ना हो जाए, तब तक हम इस पे बात करने के लिए रजामंद नहीं होते। पेरेंट्स को, टीचर्स को, हम सबको जो है ये बात अपने बच्चों
बच्चों को, और पेरेंट्स की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपने बच्चों से जिस वक्त वो अपनी पॉवर्टी स्टेज में आ रहे हो उनको समझाएं, उनसे बात करें, बिल्कुल जरूरी है। ठीक है, उनको बताना और समझाना जरूरी है। जी बहुत शुक्रिया फहमीदा जी, आप हमारे साथ चल पे रहिए और हम अभी एक वक्फे की तरफ बढ़ रहे हैं। वक्फे से वापस आते हैं तो इसी हवाले से बात कर रहे हैं कि जिम्मेदारी के हवाले से कि आखिर ये सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी किसकी है, माँ बाप की है, उन करीबी लोगों की है, बच्चों की है, मोहल्लेदारों की है, टीचर्स की है, किसकी जिम्मेदारी है, किसने अपना अहम किरदार सही तरह अदा करवाना है और किसने नहीं किया है अभी तक, जिसकी वजह से हमें ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। एक वक्फा है, एक वक्फे के बाद आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइए। अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। दोस्तों एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुशामदीद कहते हैं न्यूज़ कैफ़े में। न्यूज़ कैफ़े में आज हम कमसिन बच्चों के साथ ज़्यादती के वाक़यात के हवाले से बात कर रहे हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब अली रज़ा शाह साहब जो कि माहिर क़ानून हैं, और टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ एक मेहमान शख्सियत मौजूद हैं जो सहाफ़ी हैं, फहमीदा यूसुफ़ी साहिबा। वक्फे से पहले हम उनसे बात कर रहे थे। आएंगे एडवोकेट अली रज़ा शाह साहब की जानिब। वक्फे से पहले जिस तरह ख़ातून ने यह कहा कि माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कुछ, उन्हें भी उसके साथ साथ जो है वो करीबी लोग और मतलब सोसाइटी के डिफरेंट सेक्टर्स पे इसी तरह हमें अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो अदा करने की ज़रूरत है। मैं चाहूँगा कि इस हवाले से अपने ख़यालात का इजहार कीजिए, और जो असल जो सवाल है वो ये है कि बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ हम क्या मतलब फ़राहम कर सकते हैं? क्या उनका ये बुनियादी हक़ नहीं है? एक माशरे में रहते हैं, एक ऐसे माशरे में जहाँ पे आपको सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमान नज़र आएंगे। क्या दीन इस्लाम की तालीमात का कुछ असर भी हुआ हम लोगों पे? बिल्कुल, इसमें गुजारिश ये है कि मेरी बहन फहमीदा साहिबा की भी मैं बातें सुन रहा था, वो भी अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक हैं। और जैसे कि सबसे पहले तो जाहिर सी बात है, एक बच्चा जिस घर में पैदा होता है, जिस घर में वो बड़ा होना शुरू होता है, सबसे पहले तो वालिदैन के ही ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने बच्चे पर नज़रसानी करें और किस मुआशरे में वो रहता है, उसके नेबर्स कौन हैं। जाहिर सी बात है कि वहाँ का एक माहौल का असर बच्चे पर ज़रूर पड़ेगा। उसके बाद जब बच्चा एजुकेशन लेने के लिए स्कूल में जाता है तो हमें ये भी देखना पड़ेगा, और वो भी वालिदैन की ही जिम्मेदारी बनती है कि स्कूल का सिस्टम कैसा है, स्कूल में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उस पे भी ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद वहाँ पर जो टीचर्स हैं वो भी बिल्कुल बच्चे को ऐसे गाइड करें जैसे ये उनका अपना बच्चा है, उसको किसी गैर का बच्चा न समझे, क्योंकि उसकी भी टीचर की बड़ी एक जिम्मेदारी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उसके बाद जहाँ पर दीनी तालीमात की आपने बात की, बिल्कुल एक हमारा ये मुल्क है और इसमें एक नारा भी लगता है कि ये पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पर बना, और बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह हमें ये जो है एजाज़ भी हासिल है कि काफ़ी यहाँ पर आपकी बात की तरह के अक्सरियत हमारी आबादी मुसलमान है। अब इसमें देखें, तब हम आप खून के आंसू रोते हैं जब हमें ये पता चलता है कि किसी दीनी मदारिस में, किसी मस्जिद में जब हमारा बच्चा वहाँ पर नमाज पढ़ने के लिए गया, कुरान की तालीमात हासिल करने के लिए गया, और वहाँ पर जो मज़हब के ठेकेदार बनते हैं, जो बड़े बड़े लेक्चर देते हैं, देखें मेरे लिए काबिल एहतराम हैं सारे मौलवी साहिबान, लेकिन उसमें जो इस इल्लीगल एक्टिविटी में फिर मुलविस पाया जाता है, और फिर आपके मीडिया के तवस्सुल से पता चलता है कि कहीं फैसलाबाद में, कहीं लाहौर में, कहीं सिंध के कोई दीगर इज़ला में कोई ऐसा वाक़या हुआ जहाँ पर यार ये तो अल्लाह पाक का घर है। सही आपने बिल्कुल कहा कि जिस तरह दीनी मदारिस में ही जो इस तरह बच्चों को ज़्यादती का निशाना बनाया जाता है। सर, कानून साजी की हमने बात की, लॉज हैं, आप एडवोकेट हैं, आप ज़रा हमें ये बताइए कि जो इसकी सज़ा है, ये तो कब एक बच्चा जिसको पहले किडनैप किया गया इसकी सज़ा अलग होगी, फिर उसको ज़्यादती उसके साथ की गई इसकी सज़ा अलग है, फिर उसको कत्ल कर दिया गया, तो इन तीनों के हवाले से हमें बताइए ताकि जो लोग देख रहे हैं एक इबरत उनके लिए हासिल हो सके। देखें, इसमें पाकिस्तान पेनल कोड्स के पास
जो है सारी सज़ाएं अवेलेबल हैं। जैसे आप कह रही हैं कि किसी को किडनैप किया गया, किसी को मर्डर कर दिया गया, जैसे हाँ सेक्शन उसमें अवेलेबल मतलब 3 गुना हो रहे हैं ना, कि हम तो सेक्शन। सिर्फ ये कहते बच्चे के साथ ज्यादती हो गई और उसकी लाश मिली यहाँ से, लेकिन इसमें 3 जुर्म जो है वो मुलव्वस है, तो उसकी सजा क्या है वो मैं जानना चाह रही हूँ। ये है कि हमारे पास जब एफआईआर आती है तो उसमें ये देखा जाता है कि सेक्शंस कौन से अवेलेबल हैं। उसके बाद जब हमारे पास ट्रायल कोर्ट में ये प्रोसीडिंग चलती है तो उसके बाद देखें जज़ा या सज़ा का अमल हमारे पास मौजूद है। ये उस वक्त की एफआईआर को देखकर सिचुएशन कोर्ट की देखें जो क्रॉस एग्जामिनेशन होती हैं विटनेसेस की, तो उसके बाद जो है ये फाइनल इस पे इम्प्लीमेंट भी किया जाता है और सज़ाएं भी दी जाती हैं। लेकिन यहाँ पर जैसे आप मेरी बहन फेमिदा ने ये कहा कि इम्प्लीमेंट बिल्कुल नहीं हो रहा है, तो ऐसा भी नहीं है कि इम्प्लीमेंट बिल्कुल नहीं हो रहा है, और मैं ये भी नहीं कह रहा कि बिल्कुल 100% इम्प्लीमेंट हो रहा है। ये रियासत की जिम्मेदारी है। अगर रियासत अपनी जिम्मेदारी 100% पूरी कर रही होती तो इतने वाक़यात में इजाफा होते ही नहीं। तो यहाँ पर जब देखें किसी भी इलाके में कोई वाक़या होता है जिसमें वहाँ के मुतलका थानेदार जो एसएचओ है, देखिए उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वो किस जो है सेक्शंस के तहत कौन सी एफआईआर काट कर फिर आगे भेज रहे हैं। क्योंकि देखें जब आपका बेस वही सही नहीं होगा तो आप कोर्ट से क्या उम्मीद लगाते हैं कि वो किस बेस पर सज़ा देगी। जाहिर सी बात है, अगर हमारे पास देखें बड़ी मैं जो है ये बात कर रहा हूँ कि हमारे पास जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पर जब ऐसे केसेस आते हैं तो फिर ये भी होता है कि अपोनेंट पार्टी जो होती है, जाहिर सी बात है फिर एसएचओ होता है, कोई पैसे ले लेते हैं, कोई रिश्वत के मामलात होते हैं जिसमें सारे केस की सिचुएशन खराब हो जाती है। उसके बाद जब सारा केस खराब हो गया तो ये भी तो उसकी जिम्मेदारी थी ना जिसने एफआईआर काटी, क्यों उसने ऐसा किया कुछ पैसों के एवज, क्यों उस बच्चे को अपना बच्चा नहीं समझा। आप सही कह रहे हैं कि वो उसमें जो रिपोर्ट जो आती है उसी में कुछ इस तरह उसे बना के भेजा जाता है कि जिसपे बाद में अदालत भी मजबूर होती है उसी हिसाब से फैसले करने होते हैं। ये तो आप उन केसेस की बात कर रहे हैं जो रिपोर्ट होते हैं। आज भी ऐसे एक शक है कि ऐसे केसेस भी होते हैं जो रिपोर्ट ही नहीं हो पाते हैं, जो लोग सिर्फ शर्मिंदगी के मारे जो है अपने बच्चों को और अपने घर को वहाँ से ख़त्म करके मूव हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने कल को बच्चियों की शादियाँ भी करनी होती हैं। यहाँ पे सोसाइटी के और भी बहुत सारे मसाइल का उन्हें सामना करना पड़ता है। फहमीदा साहिबा, देखिए बच्चे हमारी सोसाइटी का एक बहुत ही अहम हिस्सा हैं, ठीक है। ये जो मुल्क की बागडोर है ये कल को इन बच्चों ने संभालनी है। क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि हम उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सकें? और तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के साथ साथ, क्योंकि आप उसके हल की तरफ बात कर रही थी, तो अगर कुछ दहाइयाँ पहले बात की जाए तो हम अपने बच्चों को घरों से बाहर भेज देते थे। वो दुकान पे सामान सौदा सर्फ लेने या कोई दही लेने या कुछ भी, वो घर से बाहर चले जाते थे। अकेले बच्चे स्कूल भी चले जाते थे। मगर इस वक्त वालिदैन के मतलब कंधों पर एक वो खौफ है, एक वो परेशानी होती है कि वो बच्चे को बाहर नहीं भेज सकते। उन्हें खुद जो है ना वो जिम्मेदारी के साथ उनके पास मौजूद होना पड़ता है। आखिर वो इतना बड़ा फर्क कहाँ पे आया, क्यों ऐसा हुआ कि आज हम ज्यादा फिक्रमंद हैं और करीबी लोग ही खतरे का बायस बने हुए हैं? देखिए वही इसमें सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है ना वही जो हम बात कर रहे हैं कि लॉ इम्प्लीमेंटेशन जो है हमारे यहाँ नहीं हो रही है। अगर मैं आपको बताऊं कि अगर हम जब लॉ पढ़ने जाते हैं तो इतना अनफॉर्चुनेट है कि हमारे पास जो है जो बच्चे गुमशुदा हो जाते हैं उनसे रिलेटेड जो हमारा लॉ है वो एक बहुत ही इबाम का शिकार है। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि बहुत सारी इस लॉ में कॉम्प्लिकेशंस मौजूद हैं। तो जब आप मुझे ये बताइए कि जब जो है वो हमें ये पता है कि जो है हमारे बच्चे को तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिल रहा है तो बच्चे परेशान ही होंगे और माँ बाप भी तो परेशान ही होंगे ना। ये एक इंडिविजुअल के तौर पे मेरी, आपकी, हम सब की, रियासत की ये जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि बच्चे जो हैं वो हमारे बाद रियासत की जिम्मेदारी है। उन बच्चों का क्या है, आप मुझे
ये हम अपनी सोसाइटी को अवेयर नहीं करेंगे, हम बात नहीं करेंगे इस पर, इस सिचुएशन पर, इस सीडो फाइल मेनिया पर, तब तक जो है हम इस जंग से नहीं जीत सकते। ये देखिए, इसको हमें मानना पड़ेगा कि ये एग्जिस्ट करता है। कबूतर की तरह आंखें बंद कर लेने से, ये कह देने से कि जो है वो ये एक आध केस होता है, ये मसला जो है वो सॉर्ट नहीं होगा। और फिर प्रॉब्लम सबसे बड़ा पता है क्या होता है? प्रॉब्लम ये होता है कि खुदा ना खास्ता अगर कोई बच्चा जो है वो किसी हादसे का शिकार हो गया और जो है वो सरवाइव कर गया, तो अब उसकी जहनी सेहत को हम किस तरह से रिस्टोर करेंगे? वो सफर करता रहेगा। जी, हमारे पास कोई सपोर्ट एंड सिस्टम नहीं है। बच्चा शर्मिंदगी के बायस जो है वो अब कुछ कर नहीं सकता, उसके पेरेंट्स जो है वो शर्मिंदा होते हैं। बच्चों को आप इतना कॉन्फिडेंस दें, बच्चों को इतना जो है वो उनके अंदर पैदा करें, एक कहना चाहिए कि उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस इतना लेकर आए कि वो आपसे बगैर झिझक के बात कर सकें, पेरेंट्स से बात कर सकें। और देखें, ये सारी बात ये है कि हमें इसके लिए ज्यादा से ज्यादा मीडिया पे अवेयरनेस कैंपेन चलाना होगी। हमें हुकूमत को भी जहाँ वो अच्छा काम करे उसको सपोर्ट करना होगा, ताकि जो है अपने इर्द गिर्द पे नजर रखना होगी, ताकि हमारे बच्चे, ऐसा नहीं है कि हमारे बच्चे बाहर अकेले ना जा सके और जो है वो कुछ ना कर सके, लेकिन हमें अपने इर्द गिर्द को इतना हम सबको अपना किरदार अदा करने की जरूरत है। थैंक यू सो मच फैब, आप हमारे साथ मौजूद थी। और अली रजा शाह साहब, आपका भी बेहद शुक्रिया। आज हमने इस मौजूद पे बात की। किसी भी सेक्टर में अगर ऐसा कुछ होता है कि मतलब वो किसी भी जहद के लोग हैं, अगर उनमें से कोई एक शख्स भी ऐसा वाकया अगर करता है तो सबको चाहिए कि उस काली भेड़ को सामने लेके आएं और डिस्करेज करें ऐसे वाकयात को। फ़हीम अब्बास को, ज़ारा रज़ा को, न्यूज़ कैफ़े टीम को दें इजाज़त। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।